वो माहौल अलग था। जी और इस बार जी मोदी फैक्टर है। जी न लोग ज्ञानेश्वर पाटिल को देख रहे हैं, जी न भाजपा को देख रहे हैं। जी उनका मूल मकसद केवल हिंदुत्व है, जी न महंगाई, बेरोजगारी। जी पहली बार ऐसा हुआ है लोकतंत्र में जी जब किसी एक चेहरे ने जी पूरे विकास या किसी सारी जो बायलॉज हैं और जो उनके घोषणा पत्र हैं जी वो उनको भी फेल कर दिया है। जी और यही वजह है जी कि भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल करीब 1.25 लाख से 2.25 लाख वोटों से जी विजयी हो सकते हैं। मेरा मूल मकसद पूरे गणित इसका ये समझ में आता है जी कि 7 लाख वोट खंडवा लोकसभा क्षेत्र में जी जो भी प्रत्याशी कबाड़ कर लाएगा जी वो दिल्ली में लोकसभा की कुर्सी पर खंडवा का प्रतिनिधित्व करेगा। महंगाई, सर बेरोजगारी, इस तरह के जो मुद्दे थे या फिर भ्रष्टाचार के, ये सब कांग्रेस लेकर आई थी। लेकिन कांग्रेस के पास एक दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि उतना तरीके से खिलाफत नहीं हो पाई। जी नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बीते 2 माह से जारी शोर अब थम चुका है, क्योंकि खंडवा में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग में 13 मई को खंडवा में वोटिंग हो चुकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, इनके अलावा अन्य पार्टियों के भी जो उम्मीदवार थे, सभी का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। और इसके साथ ही अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, विभिन्न विषय विशेषज्ञों और साथ में पत्रकारों के बीच में इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आगामी जो 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है, तो कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। तो इस बारे में खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जो वोटिंग हुई है, तो काफी अच्छा मतदान प्रतिशत रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 72% के आसपास वोटिंग हुई है। तो ये ज्यादा जो वोटिंग हुई है, तो ये ज्यादा वोटिंग होना कौन सी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। तो विभिन्न जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, ज्यादा वोटिंग को लेके किस तरह से किसके पक्ष में नतीजे जा सकते हैं, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र पारासर जी मौजूद हैं। आप विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों में संपादकीय स्तर पर कार्य कर चुके हैं। राज एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नव भारत समेत कई बड़े मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि राजेंद्र पारासर जी का जो आकलन रहता है, वो आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ। तो खंडवा में जो 72% के लगभग जो वोटिंग हुई है खंडवा लोकसभा क्षेत्र में, तो खंडवा आठ विधानसभाओं वाली खंडवा लोकसभा क्षेत्र में यह मतदान का अधिकतम प्रतिशत क्या कहता है, इसके ऊपर हम पारासर जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ज्यादा मतदान प्रतिशत है ये किसके पक्ष में जाने वाला है और खंडवा से कौन सी पार्टी अपनी जीत दर्ज कराएगी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी जिस तरह से वोटिंग हुई है और उसका प्रतिशत 72 से ऊपर गया है, जी ये एक सत्तारूढ़ पार्टी के लिए प्लस पॉइंट भी कहा जा सकता है। जी और इसमें भाजपा यानी कि नरेंद्र मोदी जी का जो जलवा पहले से ही बरकरार था जी और उनकी हवा भी चल रही थी जी और उसी हिसाब से वोटिंग का जो प्रतिशत है वह भी बढ़ा है। जी तो निश्चित तौर पर यह लगभग तय माना जा रहा है कि भाजपा का प्रत्याशी यानी ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा लोकसभा क्षेत्र से विजयी घोषित होंगे। अब ये बात अलग है कि वो कितने वोटों से जीतते हैं और क्या होता है, किस तरह के संभावनाएं बनती हैं। जी यहाँ पर इसकी समीक्षा की जाना जरूरी है कि वो कितने वोटों से अ, उनका फिर से लोकसभा में एक तरह से अभिषेक होगा जी और खंडवा का वे प्रतिनिधित्व करेंगे। जी खंडवा की समस्याओं और खंडवा के विकास की नई अवधारणा लिखेंगे, नई परिभाषा लिखेंगे। और ज्ञानेश्वर पाटिल एक सीधे साधे और सज्जन चेहरे, जिस तरह से उनके गुरु नंद कुमार सिंह चौहान थे जी उसी तरह के हैं। तो निर्विवादित व्यक्ति भी थे वो। जी हालांकि 2.5 साल का उन्हें समय मिला और उसमें कुछ काम नहीं कर पाए थे वो ज़्यादा। जी फिर भी उन्होंने जो कार्य किया उसके बल पर लोगों में संतुष्टता दिखी जी और यही वजह है कि ज्ञानेश्वर पाटिल को अच्छा
प्रतिशत मिला और जो 72% बढ़ा है जी वो नई बात यह है कि न भाजपा के कार्यकर्ताओं या लोगों ने अधिक कार्य किया प्रतिशत बढ़ाने के लिए, जी ना ही कांग्रेस के या किसी अन्य ने। ये प्रशासन का एक बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके अपने अपने एक छोटे से कर्मचारी तक को लगाकर, जमीनी कार्यकर्ताओं को लगाकर उन्होंने पीले चावल तक बंटवाए, जी लोगों के हाथ तक जुड़वाए, जी मतदान के लिए प्रेरित किया, मतदान के दिन कर्मचारियों को घर घर भेजा जी कि आपने मतदान किया है जी कि नहीं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहे जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग इतनी बड़ी संख्या में किया है सर? बड़ी संख्या में करने का एक कारण ये रहा है कि सबसे ज़्यादा मुद्दा हिंदुत्व का छाया रहा। जी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सोशल मीडिया का सदुपयोग किया है, जी वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। इससे तो उसी का परिणाम ये रहा जी कि हिंदुत्व की लहर पूरे देश में छा गई, जी राम मंदिर का मुद्दा छा गया जी और यही वजह है कि बहुत ही तरीके से लोगों ने वोटिंग की। जी और दूसरा महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के जो मुद्दे थे या जी फिर भ्रष्टाचार के, ये सब कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस के पास एक दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि उतना तरीके से खिलाफत नहीं हो पाई। जी सर, मेरा आपसे सवाल है, कांग्रेस की आपने बात की है, तो खंडवा लोकसभा क्षेत्र में जैसा आपने कहा कि जो ज़्यादा मतदान का प्रतिशत रहा है तो वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। सर, कांग्रेस स्पेशल अपन खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस कहाँ पर पिछड़ रही है सर? देखिए, कांग्रेस के पास किसी तरह के मतलब एक तरह से आर्थिक रूप से भी पिछड़ी है कांग्रेस। जी चुनाव में पैसा लगता है, जी भले ही वो चुनाव का खर्चा कितना भी बताएं, जी लेकिन काफ़ी खर्चा लगता है जी बैकग्राउंड के तौर पर। जी और दूसरी बात इसमें ये समझ में आती है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और जो बड़े-बड़े लोग थे, जी उनका बीजेपी में अचानक तेज़ी से आना, जी ये उनको हतोत्साहित कर गया, इसलिए वो घर बैठ गए। जी और कई जगह तो ये पोजीशन रही, खंडवा लोकसभा क्षेत्र में ही देखें जी कि कांग्रेस के बूथ पर कुछ स्थानों पर तो पोलिंग एजेंट भी कार्यकर्ता नहीं मिल या पाए। एजेंट भी नहीं मिल पाए। जी तो ये पहली बार ऐसा देखने में आया। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है जी और इसको इस पर मंथन करना चाहिए, जी नेतृत्व के रूप में भी जी सोचना चाहिए कि किस तरह के जी सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। खंडवा में जो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया था, तो उम्मीदवार देने में कांग्रेस लेट हो गई। उसके बाद लोगों ने ये कहा कि जो नरेंद्र पटेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार बने, तो जो गुटों में बटी हुई खंडवा में कांग्रेस थी, तो ऐसा कांग्रेस की तरफ से प्रचारित किया गया कि नरेंद्र पटेल, सभी गुटों का उनको समर्थन प्राप्त था। तो क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस विभिन्न गुटों में बटी है, सभी लोगों ने नरेंद्र पटेल के पक्ष में काम किया है सर? मुझे तो नहीं लगता। जी साफ तौर पर नरेंद्र पटेल पूरे चुनाव में अकेले ही दिखाई दिए। जी उनके साथ बहुत कम लोग थे। जी आर्थिक रूप से भी उनको लोगों ने मदद नहीं की। जी जो पैसे वाले लोग थे, जी जो आर्थिक मदद करते थे, जी वे बीजेपी में आकर बैठ गए। जी और इस तरह से गुटबाजी का देखें तो गुटबाजी भी साफ दिख रही थी। जी अ, मेरे ख्याल से तो अरुण यादव जी निमाड़ के एक छत्रप कहे जाते हैं। जी बहुत कम उम्र में उनको केंद्रीय मंत्री और बड़े-बड़े प्रदेश अध्यक्ष का जैसे पद मिले। जी लेकिन अरुण यादव जी खुद को लड़ना था और वो नहीं लड़े। जी उन्होंने उनके ही कहने पर नरेंद्र पटेल जी को मैदान में उतारा, जी जिनकी कोई खास तैयारी नहीं थी, वोटर जी लिस्ट तक उनके पास 4-6 महीने नहीं रह पहले ही वे पाई। विधायक का चुनाव हारे हुए हैं, हाँ, 4 बड़वा च विधानसभा जी, क्षेत्र से। बिल्कुल। जी, और एक चुनाव वे हार भी चुके थे बड़वा का। जी, तो इस तरीके से एक हारे हुए प्रत्याशी पर लोकसभा का दाँव लगाना, जो 8 विधानसभा के अंतर्गत दायरे में आता है, जी, तो उचित नहीं था। जी, और पटेल साहब व्यक्तिगत रूप से भले अच्छे और दमदार व्यक्ति हों, जी, लेकिन राजनैतिक रूप से और आर्थिक रूप से उनकी कमजोरी साफ दिख रही थी। जी।
सर मैं आपसे जानना चाहूँगा खंडवा लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा को मिलाकर एक बड़े क्षेत्रफल वाला संसदीय क्षेत्र है। खंडवा विभिन्न जिले इसमें शामिल हैं। बुरहानपुर की 2 सीटें, खंडवा की सीटें, मांधाता और बड़वाह की भी सीटें इसमें शामिल हैं। सर मैं आपसे सिलसिलेवार समझना चाहूँगा, बुरहानपुर से शुरू करते हुए बागली तक जाना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन-सा फैक्टर, कौन से राजनीतिक मुद्दे उसमें काम किए हैं, जो भाजपा के पक्ष में जाते आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए 21 लाख कुछ हजार वोट खंडवा लोकसभा क्षेत्र में है। जी, 8 विधानसभा क्षेत्रों का एक इसमें एरिया है जी, और ये बहुत ही विशेष रूप से कहा जा सकता है कि ये पूरी 8 सीटें अलग-अलग नेचर की हैं। जी, जैसे बुरहानपुर का देखा जाए जी, उस साइड से दक्षिण द्वार की तरफ से अपन इधर आते हैं, जी, मालवा की तरफ। जी, तो बुरहानपुर में मुस्लिम मतदाता काफ़ी अधिक हैं जी, और जागरूक भी हैं, जी, एकजुट भी हैं जी, और कांग्रेस में तो गुटबाजी है ही, भाजपा में भी बहुत चरम पर गुटबाजी है। जी, तो इसलिए वोटों का जो बिखराव है, जी, वहाँ पर एक मुस्लिम एक पक्ष में नहीं रहा क्योंकि ज्ञानेश्वर पाटिल का पूरा एरिया जी, यानी उनका जो ज़मीनी वर्चस्व देखा जा सकता है, वो बुरहानपुर ही था। जी, इसलिए बुरहानपुर में मुस्लिम मतदाता भी उनके पक्ष में कुछ गए हैं, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है जी, कि बुरहानपुर में कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन करेगी, जी, लेकिन भाजपा को भी जी, अच्छे एक वोट मिलेंगे। अच्छे वोट मिलेंगे। जी, ये बात अलग है कि भाजपा में बड़े-बड़े नेताओं की थोड़ी बहुत मीन-मेख जो थी, जी, उससे कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। जी। सर नेपा नगर की बात करें सर। नेपा नगर एक ट्राइबल बेल्ट है, जी, वहाँ पर भाजपा का वर्चस्व हमेशा रहा है। जी, नेपा नगर बहुत ही सुलझा हुआ तो नहीं कह सकते, जी, लेकिन लोग वहाँ के जो हैं वो भाजपा के प्रति आकर्षित होते हैं। जी, सरकारी योजनाएँ उस क्षेत्र में अधिक मिलती हैं, जी, इसलिए वहाँ के मतदाता भी भाजपा को ज़्यादा वोट देंगे और उस क्षेत्र से भाजपा लीड लेगी। जी। सर अपन इधर फिर बढ़ रहे हैं आगे, पंधाना की बात करेंगे सर। पंधाना भी भाजपा का एरिया है जी, और वहाँ पर एससी वोट मतलब काफ़ी अधिक थे, जी, लेकिन ट्राइबल के वोट भी कम नहीं हैं, जी, मुस्लिम वोट भी कम नहीं हैं। जी, पंधाना शहर की अकेले की बात करें तो वहाँ पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। जी, फिर भी वहाँ पर भाजपा कुछ हज़ार की लीड लेगी जी, और भाजपा को विजय दिलाने में जी, वहाँ का योगदान भी जी, काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बार विधायक भी वहाँ पर भाजपा की ही चुनी गई हैं। जी, ये बात अलग थी कि पहले हीरालाल सिलावट जी, प्रेमचंद गुड्डू जी, इस तरह के लोग चुनाव लड़ते थे। जी, एससी सीट थी जी, और तब कांग्रेस का वर्चस्व था। जी, लेकिन कुछ वर्षों से जी, पंधाना में भाजपा का गढ़ ही कहा जाए तो जी, गलत नहीं होगा। जी। सर मैं चाहूँगा इस ओर अपन बढ़ते हुए सिलसिलेवार आप खंडवा का बता दीजिए, इसके बाद अपन भिकन गाँव की बात करेंगे सर। खंडवा लोकसभा क्षेत्र का एक मुख्यालय कहा जा सकता है। जी, ये बड़ा शहर रूपी विधानसभा क्षेत्र है। जी, जागरूक लोग हैं, जी, यहाँ के समझदार लोग हैं। जी, लेकिन ये लोग मोदी फैक्टर से प्रभावित होकर जी, भाजपा के इशारे पर जी, वोट डाल सकते हैं। जी, हालाँकि यहाँ समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं, वो जी, समस्याएँ सबको पता हैं जी, और उनका निराकरण भी धीरे-धीरे हो रहा है। जी, ज्ञानेश्वर पाटिल ने मतदान के बाद तुरंत कह भी दिया है जी, कि अ, जो भी काम होगा, जी, अब एक दिन भी वेस्ट नहीं किया जाएगा जी, और केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित जो योजनाएँ हैं जी, और उनके काम हैं, जी, वो फाइलें अब तेज रफ्तार में जी, दिल्ली तक आगे बढ़ेंगी। जी, इसलिए खंडवा में भी भाजपा के पक्ष में भाजपा का जाता हुआ पक्ष में नज़र आ जाता नज़र आ रहा है, लेकिन जी, कांग्रेस ही यहाँ पर उस तरह से व्यवस्थित नहीं दिखाई दिए। यहाँ पर अधिकतर कांग्रेसियों ने काम नहीं किया है, जी, केवल मुँह दिखाई की रस्म अदा की है। जी, रैली, सभा
जी या किसी भी तरह के बड़े आयोजन, स्टार प्रचारकों की सभाएं जी बीजेपी की और कांग्रेस की दोनों की नहीं हुई हैं। जी सर, मैं अब जो भिकनगांव विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस की है, एकमात्र पूरे खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 7 भाजपा के पास है, तो एक विधानसभा भिकनगांव कांग्रेस के पास है। यहाँ की क्या स्थिति रहेगी? भीकनगांव बेल्ट भी ट्राइबल बेल्ट है जी और वहाँ पर कांग्रेस का कब्जा विधानसभा में रहा है जी और लोकसभा में भी भीकनगांव लीड लेगा जी ठीक है। और कांग्रेस के वोट ज़्यादा रहेंगे। जी वहाँ पर बड़ी सिंचाई की योजनाएं भी आ रही हैं जी और कुछ विकास के बड़े प्लांट्स भी लगने वाले हैं जो केंद्र सरकार की मदद से लगेंगे, जी लेकिन उनको भाजपा तरीके से उन तक पहुंचा नहीं पाई लोगों तक। जी ये कम्युनिकेशन गैप के कारण थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। जी सर, अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़वाह, मांधाता और बागली का भी आप कम शब्दों में फटाफट बता दीजिए सर। बड़वा और मांदा ये भीकन सनावद जी ये क्षेत्र कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल जी के गृह क्षेत्र में आते हैं। जी गुर्जर बहुल हैं। जी नरेंद्र पटेल भी गुर्जर समाज के आते हैं जी और ये उनका अच्छा होल्ड है और वहाँ पर अरुण यादव और सचिन यादव की भी अच्छी बखत है। जी इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बड़वाह, सनावद और मांधाता क्षेत्र जी यहाँ राजनारायण सिंह जी की अच्छी पकड़ है। जी नारायण पटेल जी की थोड़ी सी कमजोरियां दिखती हैं। जी तो इसके कारण इन दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस जी बराबरी का मतलब हासिल कर सकती है वोट जी और इन क्षेत्रों में कांग्रेस को जो भाजपा की जो अन्य क्षेत्रों से लीड मिलेगी जी वो थोड़ा कम करने की जी कुवत रह सकती है। बागली भी भाजपा का गढ़ है। देवास जिले की देवास विधानसभा है। जिले की विधानसभा है लेकिन जी खंडवा लोकसभा में आती है। जी तो यहाँ भाजपा का वर्चस्व रहा है। जी कैलाश जोशी जी जैसे ईमानदार और निमाड़ के अटल बिहारी कहे जाने वाले लोग उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व। लगातार 10-10 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं विधानसभा का। जी तो यहाँ बीजेपी को किसी भी तरह के गड्ढे की संभावना जी नहीं नजर आती। जी इस तरह से करीब 21 लाख से अधिक जो मतदाता हैं जी और 72% मतदान हुआ है। जी करीब 15 लाख वोट पड़ेंगे जिसमें से 1 लाख के करीब 1.5 लाख जो भी है जी वो निर्दलीय और अन्य या नोटा के लोग भी ले जाएंगे। जी लेकिन जो मेरा मूल मकसद पूरे गणित इसका ये समझ में आता है जी कि 7 लाख वोट खंडवा लोकसभा क्षेत्र में जी जो भी प्रत्याशी कबाड़ कर लाएगा जी वो दिल्ली में लोकसभा की कुर्सी पर खंडवा का प्रतिनिधित्व करेगा। जी सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपका जो आकलन है, आपने जो विभिन्न विधानसभावार आपने जानकारी दी, सर जीत का अंतर क्या रहने वाला होगा सर? भाजपा और कांग्रेस के बीच में यदि भाजपा जीतती है या कांग्रेस जीतती है तो उनके बीच, क्योंकि बीते 2.5 साल पहले खंडवा में लोकसभा चुनाव हुआ है जिसमें कांग्रेस ने पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। इधर नंदू भैया के निधन के बाद जो सीट रिक्त हुई थी तो उनकी जगह ज्ञानेश्वर पाटिल को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। तो जो अरुण यादव जी के चुनाव में जो लीड काफ़ी ज़्यादा लाखों में हुआ करती थी, तो इनके चुनाव में आके केवल 80,000 पे टिक गई थी। तो ये लीड बढ़ेगी या घटेगी? आखिरी सवाल के रूप में ये बता दीजिए। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लेकिन सिलसिलेवार में बताना चाहता हूँ जी कि नंद कुमार सिंह चौहान जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे वो 2,70,000 वोटों के करीब जी विजयी हुए थे जी और फिर उसके बाद जी उनका कोरोना में दुखद निधन हो गया जी और ज्ञानेश्वर पाटिल और राजनारायण सिंह जी उपचुनाव लड़े। तो जी ये 2,70,000 रुपए वोटों से जो भाजपा जीती थी जी तो ये करीब 70,000 वोट से ही ज्ञानेश्वर पाटिल लोकसभा का उपचुनाव जीत पाए थे। जी मतलब 2 लाख वोटों का कांग्रेस ने कवर कर लिया था। जी लेकिन वो माहौल अलग था जी और इस बार जी मोदी फैक्टर है। जी न लोग ज्ञानेश्वर पाटिल को देख रहे हैं जी न भाजपा को देख रहे हैं। जी उनका मूल मकसद केवल हिंदुत्व है, जी न महंगाई, बेरोजगारी। जी पहली बार ऐसा हुआ है लोकतंत्र में जी जब किसी एक चेहरे ने
जी पूरे विकास या किसी सारी जो बायलॉज हैं और जो उनके घोषणा पत्र हैं जी वो उनको भी फेल कर दिया है। जी और यही वजह है जी कि भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल करीब 1.25 लाख से 2.25 लाख वोटों से जी विजयी हो सकते हैं। जी और ये जीत का श्रेय जी न कार्यकर्ताओं को मैं देना चाहूँगा, जी न ज्ञानेश्वर पाटिल जैसे बड़े चेहरे को भी नहीं देना चाहूँगा। जी ये श्रेय केवल नरेंद्र मोदी जी को जाता है जी और नरेंद्र मोदी की वजह से जी खंडवा की लोकसभा सीट जी जो ज्ञानेश्वर पाटिल उपचुनाव में 70,000 वोट से जीते थे, जी वो 1.25 से 2.25 लाख वोटों के अंतर से विजयी होने की संभावना है। जी ये अभी मैं संभावना बता रहा हूँ। जी हालांकि रिजल्ट लगभग इसी तरह से आएगा, इसी तरीके में जी सांचे में ढाला जाएगा। जी लेकिन जो भी स्थिति अब पैदा हो रही है वो ज्ञानेश्वर पाटिल जी को विकास करना चाहिए, जी ईमानदारी से विकास करना चाहिए। जी खंडवा, बुरहानपुर, बागली या जितनी भी एरिए हैं जी वहाँ पर बिना भेदभाव के काम करना चाहिए। जी मैं तो उन्हें एक ही सलाह दूंगा कि मुखिया मुखसो चाहिए, जी खान पान को एक, पाले पौसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जी सर हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ठीक। खबर एक्सपोज को भी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी जिन्होंने हमारी बात सुनी जी और आप तक पहुंचाई। जी तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार श्री राजन पारा सर जी, जिन्होंने खंडवा लोकसभा क्षेत्र में बीते दिनों जो मतदान हुआ है उसकी विस्तृत समीक्षा और उनका जो आकलन है उसके बारे में हमारे से विस्तार से बात की। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए और खंडवा जिले से संबंधित खबरों के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार।